एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। कल हमने कुछ वीडियो डाले थे जो कि वो ऑनलाइनर थे, जो कि राष्ट्रीय आंदोलन से और बिहार स्पेशल से कुछ क्वेश्चन थे। आज उससे ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन फॉर्म में है, ऑनलाइनर नहीं है। आप यहाँ पर चाहे तो उस वीडियो को देख के यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और होम साइंस से भी बहुत सारे ही वीडियो ऑलरेडी डाले जा चुके हैं, प्रैक्टिस सेट हो एवं क्लासेज हो। होम साइंस से भी जो भी तैयारी कर रहे हैं टीजीटी का, पीजीटी का, उसमें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए अभी हम ये क्वेश्चन देखते हैं जो कि राष्ट्रीय आंदोलन से है, और इसके वन लाइनर वीडियो मैंने कल बना रखे थे, आज ये क्वेश्चन फॉर्म में है। तो ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उस वीडियो को देखने के बाद प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? पहला है अनुशीलन समिति, दूसरा अखिल भारतीय मजदूर संघ, तीसरा युगांतर एंड चौथा है यूनाइटेड पेट्रियाटिक संघ। तो इसमें से क्या आंसर सही हो जाएगा? तो कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा अनुशीलन समिति, ऑप्शन ए सही है। आप चाहे तो जब तक मैं क्वेश्चन और ऑप्शन पढ़ रही हूँ आप अपना आंसर कमेंट सेशन में दे सकते हैं और लास्ट में अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप इसके आंसर यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। चूँकि क्वेश्चन काफ़ी बड़े हैं और कूट में आंसर दिए हैं इसलिए मुझे जूम करना पड़ रहा है, बाद में हम देख लेंगे। तो क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके हमें निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहले कौन से इसमें से घटनाएं हुई हैं वो देखना है, उसके बाद से कौन से है ये देखना है। तो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा किसान संघर्ष एवं अहमदाबाद मिल हड़ताल, इनमें से कौन सा सबसे पहले हुआ है? नीचे कूट है और यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 ऑप्शन है जो कि अक्सर बीपीएससी देता है। तो कौन सा कूट इसका सही हो जाएगा? आइए हम इसके आंसर देख लेते हैं। विस्तार रूपी, तो यहाँ पे हो जाएंगे 2 3 4 1, हम उसे बाद में देख लेंगे। पहले यहाँ पे विस्तार देख लेते हैं या फिर आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले आ जाएगा चंपारण सत्याग्रह, फिर खेड़ा किसान संघर्ष, फिर अहमदाबाद मिल हड़ताल और सबसे लास्ट में आएगा रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह। हम यहाँ पे देख लेते हैं इसका विस्तार रूप और इसके जो की पॉइंट है वो भी देख लेंगे। तो चंपारण सत्याग्रह क्या कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले आया था। तो वर्ष 1917 का चंपारण सत्याग्रह गांधी से प्रेरित पहला सत्याग्रह आंदोलन था एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में से एक व्यापक विद्रोह था। चंपारण सत्याग्रह 1917 यह किसान विद्रोह था जो ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में बिहार भारत के चंपारण जिले में हुआ था। एंड किसान इसके लिए बमुश्किल से कोई भुगतान करने के साथ नील उगाने का विरोध कर रहे थे। यहाँ पे किसान कोई भी भुगतान नहीं करना चाहते थे और ना ही नील उगाना चाहते थे। उसके बाद आया था अहमदाबाद, सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ था, फिर उसके बाद से अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ था। तो अहमदाबाद मिल हड़ताल आधुनिक भारतीय इतिहास में एक प्रकरण था जहां अहमदाबाद में कपड़े मिलों के श्रमिकों ने आर्थिक न्याय के लिए संघर्ष किया, क्योंकि अहमदाबाद में फ्लैग की बीमारी फैलने के कारण मिल कर्मचारी को मिल मालिकों द्वारा दिए जाने वाले फ्लैग बोनस को बंद कर दिया था। और महात्मा गांधी ने अपना पहला अनशन 15 मार्च 1918 को इसी में किया था। एंड फरवरी 1918 में मिल हड़ताल दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद 20वीं शताब्दी की शुरुआत में गांधी के नेतृत्व में प्रारंभिक आंदोलनों में से एक था। नेक्स्ट है खेड़ा किसान संघर्ष, उसके सबसे पहले चंपारण, फिर उसके बाद से अहमदाबाद मिल और उसके बाद अब खेड़ा संघर्ष आएगा। खेड़ा संघर्ष गुजरात के खेड़ा जिले में 22 मार्च 1918 को खेड़ा सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। ब्रिटिश राज के काल में भारत मोहनदास गांधी द्वारा आयोजित सत्याग्रह आंदोलन था
यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। चंपारण सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल हड़ताल के बाद यह तीसरा सत्याग्रह आंदोलन था। और सबसे लास्ट में आया था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह। रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो सत्याग्रह वो है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन ब्रिटिश शासन से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण लेकिन छोटा चरण था। और उसके बाद जालियांवाला बाग नरसंहार के बाद इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने जालियांवाला बाग नरसंहार के बाद इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था और यह 1920 से फरवरी 1922 तक चला। इसका उद्देश्य अहिंसक साधनों या अहिंसा के माध्यम से भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करना था। तो इसके आंसर हमने देखा। सबसे पहले इस्कूट में चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल, फिर खेड़ा किसान संघर्ष और सबसे लास्ट में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध क्या आया था? असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा के किसानों के लिए एक सत्याग्रह का आयोजन किया था और सत्याग्रह की मांग क्या थी? तो ऑप्शन में बेहतर गुणवत्ता वाले बीज, सिंचाई सुविधा में सुधार, राजस्व संग्रह में छूट, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 नंबर सही, कि 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों के लिए एक सत्याग्रह का आयोजन किया और वहां राजस्व संग्रह में छूट की मांग की। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके डिटेल्स आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पे डिटेल्स भी ऑलरेडी है। 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात खेड़ा जिले के किसानों के लिए एक सत्याग्रह का आयोजन किया। यह सत्याग्रह राजस्व वसूली में छूट की मांग को लेकर था। भारत आने के बाद महात्मा गांधी ने विभिन्न स्थानों पर सफलतापूर्वक सत्याग्रह आंदोलनों का आयोजन किया एंड 1917 में उन्होंने किसानों को दमनकारी वृक्षारोपण प्रणाली के खिलाफ संघर्ष करने के लिए प्रेरित करने के लिए बिहार के चंपारण की यात्रा की। फिर 1918 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिलों के किसानों के समर्थन में सत्याग्रह का आयोजन किया एवं गांधी जी ने 1918 में गुजरात के खेड़ा में उन किसानों के समर्थन में सत्याग्रह शुरू किया जो कि फसलों की कम पैदावार के कारण भूमि कर का भुगतान करने में सक्षम नहीं थे। इस संघर्ष के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के भरोसेमंद अनुयायियों में से एक रूप में उभरे थे। और यहाँ पे कुछ और एडिशनल आपके लिए इंफॉर्मेशन है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में महत्वपूर्ण जो आंदोलन हुए थे उसमें चंपारण आंदोलन 1970 में, जैसे कि सब इससे पहले वाले क्वेश्चन हमने देखा था, सीरियल वाइज पूछ दिया था, उसके लिए ये हेल्पफुल होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में महत्वपूर्ण आंदोलन चंपारण सत्याग्रह, चंपारण आंदोलन 1917, खिलाफत आंदोलन 1919, असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी दांडी मार्च 1930 एंड भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। एक बार और देख लेते हैं। चंपारण आंदोलन 1917, खिलाफत आंदोलन 1919, असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो गांधी ने भारत में पहली बार भूख हड़ताल की तकनीक का इस्तेमाल किया था एवं राजकुमार शुक्ल ने गांधी को चंपारण क्षेत्र के किसानों की समस्याओं को देखने का अनुरोध किया था। और नीचे एक कूट है कि ऑप्शन ए सही है कि ये दोनों सही है, फिर उनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? तो यहाँ पे सही होगा, सही उत्तर है कि राजकुमार जो शुक्ल थे इन्होंने गांधी जी को चंपारण क्षेत्र में इनवाइट किया था उनके किसानों की दुर्दशा को देख और उसकी समस्याओं को समाधान करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही होगा। और गांधी ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में पहली बार सविनय अवज्ञा और ना कि भूख हड़ताल, सविनय अवज्ञा की तकनीक इस्तेमाल की थी। गांधी चंपारण के दौरान उन्होंने पहली बार
भूख हड़ताल का इस्तेमाल नहीं किया था, उन्होंने भूख हड़ताल का इस्तेमाल अहमदाबाद मिल के समय में किया था। हाँ, यहाँ पे आ ही गया है, देखिए इसमें दिया ही है कि अहमदाबाद मिल की हड़ताल के दौरान गांधी ने पहली बार भारत में भूख हड़ताल का तकनीक का इस्तेमाल किया था, न कि चंपारण सत्याग्रह में। चंपारण सत्याग्रह में उन्होंने पहली बार सविनय अवज्ञा की तकनीक का इस्तेमाल किया था। अहमदाबाद मिल के दौरान उन्होंने पहली बार भूख हड़ताल तकनीक का इस्तेमाल किया था। एंड बिहार के चंपारण में नील की खेती के संदर्भ में किसानों की समस्याओं को देखने के लिए स्थानीय व्यक्ति राजकुमार शुक्ल के द्वारा गांधी से अनुरोध किया गया था। एंड यूरोपियन नीलहो किसानों की कुल भूमि के 3/20 भाग, जिसे कि 3 कठिया प्रथा कहा जाता है, पर नील उगाने के लिए मजबूर कर रहे थे। और यहाँ पे चूँकि बहुत बार पूछा जाता है कि नील उगाने के लिए कितने 3 कठिया प्रणाली क्या है, तो 3/20 भाग को 3 कठिया प्रणाली करते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। एंड चंपारण आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण नेताओं में राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक, महादेव देसाई, नरहरि पारेख, जेवी कृपलानी, ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, राम नवमी प्रसाद और शुभ शरण वर्मा शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने अहमदाबाद में 1917 से 18 में संघर्ष शुरू किया, जिसमें शामिल थे तो क्या, तो किसान, औद्योगिक श्रम, जनता, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो गांधी जी ने अहमदाबाद में 1917 से 1918 में जो शुरू किया था, उसमें जो शामिल थे वो थे औद्योगिक श्रम। जो उसमें काम करने वाले श्रमिक थे, उन्हीं के लिए गांधी जी ने अहमदाबाद में पहली बार भूख हड़ताल का इस्तेमाल किया था। और आपने इसके बारे में पढ़ चुका है ऑलरेडी, मैं फिर से एक बार बता देती हूँ। गांधी जी ने अहमदाबाद में 1917-18 में संघर्ष शुरू किया, जिसमें कि औद्योगिक श्रमिक शामिल थे। मिल मजदूरों को न्याय दिलाने की लड़ाई में मदद के लिए महात्मा गांधी ने अनसुईया साराभाई ने बुलाया था। अब यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि अहमदाबाद में किसने बुलाया था मिल मजदूरों को न्याय दिलाने के लिए, तो अनसुईया साराभाई ने महात्मा गांधी को बुलाया था। और देखते हैं, अहमदाबाद मिल की हड़ताल महात्मा गांधी की पहली भूख हड़ताल थी, जो कि हम पहले देख चुके हैं। एंड महात्मा गांधी का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन चंपारण सत्याग्रह 1917 था। महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ल ने चंपारण बुलाया था। एंड अहमदाबाद में अनसुईया साराभाई ने बुलाया था। और 1918 का जो खेड़ा सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला असहयोग आंदोलन था। आप देख सकते हैं 1917 में महात्मा गांधी ने पहली बार सविनय अवज्ञा आंदोलन का इस्तेमाल किया था। और 17-18 के संघर्ष में अहमदाबाद मिल में उन्होंने पहली बार भूख हड़ताल का इस्तेमाल किया था। 1918 में उन्होंने खेड़ा सत्याग्रह के समय पहली बार असहयोग आंदोलन का इस्तेमाल किया था। और महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत पहुंचे, और इस दिन को प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है, तो क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी भारत पहुंचे थे। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर डैश के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। तो महात्मा गांधी और आगा खां, बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना, बाल गंगाधर तिलक और आगा खां। तो 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर किसके बीच हस्ताक्षर हुए थे, तो यहाँ पर हस्ताक्षर हुए थे, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना। प्रसिद्ध 1916 में प्रसिद्ध जो लखनऊ समझौता हुआ था, इसमें बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो लखनऊ समझौते दिसंबर 1916 में आयोजित दोनों दलों में एक संयुक्त सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता था। 1916 के लखनऊ समझौते पर बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच हस्ताक्षर हुए हैं। और इस समझौते के परिणाम स्वरूप मुस्लिम लीग के नेता भारतीय स्वतंत्रता की मांग करते हुए कांग्रेस के आंदोलन में शामिल होने के लिए सहमत हुए।
लखनऊ समझौते को हिंदू मुस्लिम एकता के लिए आशा की किरण के रूप में देखा गया था एवं दोनों पक्षों द्वारा अंग्रेजों को प्रस्तुत की जाने वाली कुछ सामान्य मांगे इस प्रकार थी। परिषद पर निर्वाचित सीटों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए एवं प्रांतों में अल्पसंख्यकों की रक्षा की जानी चाहिए। सभी प्रांतों को स्वायत्त दी जानी चाहिए एवं न्यायपालिका से कार्यपालिका को अलग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंदन इंडियन सोसाइटी और इंडियन इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित व्यक्तित्वों में से किसके द्वारा की गई थी? तो दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय एवं राजा राम मोहन राय। तो लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व में से किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसके डिटेल्स देख लेते हैं एक बार। दादा भाई नौरोजी, उन्हें भारत के वयोवृद्ध पुरुष के रूप में जाना जाता है। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। वे 3 बार यानी कि 1886 कलकत्ता सत्र, 1893 लाहौर सत्र और 1906 कलकत्ता सत्र में अध्यक्ष बने थे। वह यूके हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए संसद के पहले भारतीय सदस्य थे। उन्होंने 1865 में लंदन इंडियन सोसाइटी और 1867 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि संगठन का नाम लंदन इंडिया सोसाइटी लंदन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1865 में स्थापित किया गया था, जो कि ऊपर दिया गया है यहाँ पे। और उन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो लंदन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1867 में स्थापना किया गया था। और ब्रह्म समाज की स्थापना कोलकाता में राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 ईस्वी में किया गया था एवं लोक समाज की सेवक सोसाइटी लाहौर में लाला लाजपत राय के द्वारा 1921 ईस्वी में किया गया था। और स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा 1923 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा लिखा गया था? तो युगांतर, बंगाली केसरी या फिर अमृत बाजार पत्रिका। तो निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक के द्वारा लिखा गया था? तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केसरी। नीचे आप आंसर देख सकते हैं। अब हम इसके बारे में डिटेल्स में देख लेते हैं। उन्होंने 2 समाचार पत्र केसरी मराठी में लिखा था। ये भी पूछ सकते हैं केसरी किस भाषा में लिखा है, तो मराठी में उन्होंने 2 समाचार पत्र लिखा, केसरी और मराठा को उन्होंने अंग्रेजी में लिखा और केसरी को मराठी में लिखा। उन्होंने गणपति महोत्सव 1893 और शिवाजी महोत्सव 1895 ईस्वी का आयोजन भी किया था। उन्हें राजद्रोही लेख लिखने के लिए मांडले जेल भेज दिया गया। उन्होंने 1916 ईस्वी में होम रूल लिंक की शुरुआत की। उन्होंने गीता रहस्य भी लिखा है। और तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये इन्होंने नारा भी दिया था। और उन्हें लोकमान्य की उपाधि से सम्मानित भी किया गया था। उन्हें बाल कहा जाता था और लाला लाजपत राय को लाल कहा जाता था एवं बिपिन चंद्र पाल को पाल कहा जाता था। वह लाल बाल पाल की तिकड़ी चरमपंथी समूह का एक हिस्सा थे। उन्होंने द आर्टिकल होम ऑफ वेद और गीता रहस्य नामक पुस्तक भी लिखी है। युगांतर पत्रिका एक बंगाली समाचार पत्र था जिसकी स्थापना कलकत्ता में बरिंद कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य और भूपेंद्र नाथ दत्त ने 1906 ईस्वी में की थी। और बंगाली अखबार की स्थापना गिरीश चंद्र घोष ने की थी। अमृता बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो MG रनाडे, महात्मा गांधी,
गोपाल कृष्ण गोखले एवं चित्तरंजन दास। तो जो सुभाष चंद्र बोस थे इनके राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे, एवं जो महात्मा गांधी हैं इनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे, एंड महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है वो 23 जनवरी 1897 को बंगाल प्रांत के उड़ीसा डिवीजन के कटक में हुआ था। 23 जनवरी को नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है, और किसके उपक्रम में? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने 1920 में इंग्लैंड में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन गांधी जी के असहयोग आंदोलन के आह्वान पर उन्होंने छोड़ दिया। वे 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में पहले निर्वाचित कांग्रेस अध्यक्ष और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। उन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक और किसान सभा की स्थापना की, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली शाखा सितंबर 1942 में जापान की मदद से स्थापित की। उन्होंने 1943 में सिंगापुर में भारतीय सेना आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली, और उन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। इन सबसे वन लाइनर क्वेश्चन भी बनते हैं, इसलिए इन सबको डाला गया है। वे विवेकानंद के शिक्षिकाओं से अत्यधिक प्रभावित थे और उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। A.N. मुखर्जी आयोग ने बोस के रहस्यमय ढंग से लापता होने के बारे में पूछताछ की थी, और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नेताजी का प्रसिद्ध नारा था। प्रसिद्ध नारा दिल्ली चलो और जय हिंद भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था, और इनकी आत्मकथा द इंडियन स्ट्रगल है। चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से भी हम जानते हैं, और वे स्वराज पार्टी 1923 के पहले अध्यक्ष हैं। चित्तरंजन दास ने अहमदाबाद सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, और वे ब्रह्म समाज में सक्रिय रूप से शामिल थे। वे महात्मा गांधी के नेतृत्व वाले असहयोग आंदोलन से जुड़े थे, और 1908 में दास को व्यापक प्रसिद्धि तब मिली जब वे अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष को बचाव करने में सफल रहे। एमजी डनारे के बारे में जान लेते हैं। एमजी डनारे को पश्चिमी भारत में पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। वे गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक के गुरु एवं राजनीतिक गुरु थे। उन्होंने 1861 में विधवा विवाह संघ की स्थापना की, और रानाडे ने लोगों की आकांक्षा सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए 1870 में पुनः सर्वजन सभा की स्थापना की। महात्मा गांधी के बारे में देख लेते हैं। गांधी जी को हमारे राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। वे 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, और इसे अप्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी का पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह 1917 है, जिसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। एवं गांधी जी की पहली भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल हड़ताल है, जो कि 1918 में हुई थी। एवं गांधी जी का पहला असहयोग आंदोलन खेड़ा सत्याग्रह है, जो कि 1918 में हुआ था। और गांधी जी का पहला असहयोग आंदोलन खेला सत्याग्रह 1918 में, और वे बेलगाम 1924 में INC सत्र के अध्यक्ष थे, और 1931 में गांधी जी ने लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा गांधी जी की हत्या कर दी गई, और इस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं वे 1905 में स्वेट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक हैं। गोखले के राजनीतिक गुरु MG रनाडे थे। वे 1905 में INC के बनारस सत्र के अध्यक्ष थे। गांधी जी उन्हें राजनीतिक गुरु मानते थे, और तिलक गोखले को भारत का हीरा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया गया? तो 1906, 1909, 1911 या फिर 1913। तो जो बंगाल विभाजन है वो 1911 में रद्द कर दिया गया था। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, और इसका विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था।
विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को की गई थी। बंगाल विभाजन अक्टूबर 1905 को प्रभाव में आया था और बंगाल का विभाजन अंग्रेजों द्वारा भारत में फूट डालो और राज करो की नीति पर अमल करने का एक हिस्सा था। स्वदेशी आंदोलन के विभाजन के खिलाफ मुख्य विरोध प्रदर्शन में एक था। बंगाल का विभाजन 1911 में रद्द कर दिया गया था। इसे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने रद्द किया था। 1947 में भारत के विभाजन के एक हिस्से के रूप में बंगाल का दूसरी बार विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया की रचना की थी? तो जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर एवं दादा भाई नौरोजी। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया की रचना की थी। दादा भाई उन्होंने पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल की पुस्तक लिखी थी, अतः विकल्प 4 सही है। एंड दादा भाई नौरोजी लोकप्रिय रूप से भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में भी जाने जाते हैं। वह ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय हैं और उन्होंने लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना में मदद की थी। 1885 में नौरोजी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के उपाध्यक्ष बने थे। वह 1886 से 1893 और 1906 में 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। और दादा भाई नौरोजी के जो मुख्य लेख इस प्रकार थे: भारत में गरीबी, देख लेते हैं, भारत में गरीबी, परसियों के तौर तरीके और रीति रिवाज, भारत की स्थिति, शिक्षित मूल निवासियों का आईसीएस में प्रवेश और भारत की चाहत और साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष में किए गए थे? तो 1910, 1916, 1920 एवं 1919। तो ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर 1916 में हुए थे। कांग्रेस विभाजन और पुनर्मिलन 1907 से 1915 का है और 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया था क्योंकि नरमपंथी बहिष्कार के प्रयोग का विरोध कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लगा कि इसमें बल प्रयोग शामिल है और साथ ही साथ तिलक के अनुयायियों के बाहर से काम करने के साथ कांग्रेस में नरमपंथियों का प्रभुत्व हो गया था। दिसंबर 1915 में दोनों गुट फिर से जुट गए क्योंकि पुराने विवादों का कोई महत्व नहीं रह गया था और भारत में कांग्रेस के विभाजन ने राजनीतिक निष्क्रियता पैदा कर दी थी और राष्ट्रवाद के बढ़ते ज्वार ने पुराने नेताओं को मजबूर कर दिया कि वे लोकमान्य तिलक और अन्य सदस्यों को कांग्रेस में वापसी का स्वागत करें। 1916 लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन विभाजन के बाद पहला संयुक्त सत्र था और इसने स्वराज की दिशा में एक कदम के रूप में और संवैधानिक सुधारों की मांग की। जो लखनऊ समझौता है इसके बारे में हम और देख लेते हैं। लखनऊ समझौता में कांग्रेस ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने अपने पुराने मतभेदों को खत्म किया और लखनऊ समझौते के रूप में ऐतिहासिक कांग्रेस लीग समझौते पर हस्ताक्षर करके सरकार के सामने सामान्य राजनीतिक मान्य रखी। दोनों को एक साथ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका लोकमान्य तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना ने निभाई थी, क्योंकि दोनों का मानना था कि भारत केवल हिंदू मुस्लिम एकता के माध्यम से स्वराज जीत सकता है। दिसंबर 1916 का लखनऊ समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग यूपी स्थित यंग पार्टी द्वारा नियंत्रित के बीच एक समझ थी और नरमपंथियों, कट्टरपंथियों और मुस्लिम लीग के लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया। दोनों संगठनों ने अपने सत्रों में समान प्रस्तावों को पारित किया, अलग अलग मतदाताओं के आधार पर राजनीतिक सुधारों की एक संयुक्त योजना को आगे बढ़ाया और मांग की कि ब्रिटिश सरकार को यह घोषणा करनी चाहिए कि वह भारत में स्वराज को एक सबसे पहली तारीख में प्रदान करेगी। लखनऊ समझौते ने हिंदू मुस्लिम एकता को एक महत्वपूर्ण कदम बताया। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। जो आगे का क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, ये साथ में क्वेश्चन के साथ जो एक्सप्लेनेशन डाले गए ये अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, नहीं तो सिंपली क्वेश्चन करा दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।